नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता श्याम जाजू। आप राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बीते कई सालों से कायम हैं। दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। दिल्ली भाजपा प्रभारी के रूप में कई सालों से दिल्ली में भाजपा की रीढ़ हैं। सबसे पहले स्वागत है श्याम जाजू जी आपका जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि 4 लॉकडाउन अभी तक चल रहे हैं, ये चौथा लॉकडाउन है। अभी तक का अनुभव कैसा है और कौन कौन सी चुनौतियां अभी तक सरकार के सामने आई हैं? एक तो अपने देश के लिए ही नहीं तो पूरे विश्व के लिए ये जो एक वैश्विक महामारी आई है, ये अनफोरकास्टेड थी। आज तक जिसका कभी अनुभव नहीं था। इस प्रकार की ये बीमारी और इतनी भयानकता से आगे आई, इतनी एग्रेसिवली आई, तो उसको एड्रेस करना भारत जैसे जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ऐसे देश के लिए, और जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, ऐसे देश के लिए ये बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी कसौटी का विषय था। पर मुझे लगता है कि ये चारों लॉकडाउन का जो अनुभव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यकाल में जिस प्रकार से दमखम से निर्णय लिए, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों का धड़स बढ़ाया और प्रशिक्षण दिया, संबोधन किया, 4 बार डायरेक्ट लोगों से संवाद किया, इससे काफी लोगों को राहत मिली है। और आज इतने बड़े देश में जितनी बड़ी नुकसान होने की, क्षति होने की संभावना थी, उससे देश बचाया है और अभी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। ये सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन जिन लोगों के लिए दिया गया है, यानी गरीब और मजदूरों के लिए जो ज्यादातर हिस्सा है, आखिर उन्हें इससे लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत आज है, तो ये पैसे कब तक उन तक पहुंचेंगे? कैसे उन्हें राहत मिलेगी? ऐसे संकट के समय सरकार को ज्यादा से ज्यादा गरीब, मजदूर, किसान, गरीब वर्गों पर ध्यान देते हुए पैकेज देने की आवश्यकता रहती है। उसमें सबसे अच्छा काम इस सरकार ने किया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज ये सामान्य बात नहीं है। ये पूरे देश के जीडीपी के 10% है और बड़े बड़े देशों से भी ये बहुत ज्यादा है। अब बहुत देशों ने जो जिस प्रकार का दिया है, उसमें सबसे पहले इस सरकार ने कुछ काम किया होगा तो सभी किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार सम्मान राशि सबके अकाउंट में क्रेडिट हो गई। कई लाख करोड़ रुपया वो डायरेक्ट पहुंच गया। गांवों में लोगों को काम करने के लिए मनरेगा का जो पर रोज का जो मुआवजा था, वो 182 से 202 रुपए कर दिया और मनरेगा के लिए बजट बढ़ा दिया। जो शहर से जो जा रहा मजदूर है और गांव में जो खेतीहर मजदूर है, उसको तुरंत रोजगार मिलने की उसमें व्यवस्था कर दी। माइग्रेटेड लेबर के लिए अलग व्यवस्था की है। सब लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो राशन कार्ड का धान्य अनाज लेते हैं, उन सब के लिए 3 महीने का राशन की व्यवस्था पूरे देश में कर दी। उसके साथ साथ मुफ्त राशन देने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। सभी विडोज और सीनियर सिटीजन्स, इन जो विकलांग लोग हैं, इनके अकाउंट में पर मंथ 500 रुपया ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के अंतर्गत सरकार ने उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो ये सब बातें ये बताती है कि सरकार ने गरीब आदमी को केंद्र बिंदु रखते हुए, और मोदी जी ने भी कहा, सब राज्यों को आह्वान किया कि भाई इस ओनर, घर का ओनर है तो आप किराएदार से बहुत ज्यादा जोर से अभी पैसा मत मांगिए। जो लेबर है उनको छुट्टी देकर, उनको छुट्टी के समय का पैसा ना काटते हुए उनके लिए आप पेमेंट दीजिए 2-3 महीना। ये एक एबनॉर्मल पीरियड है। इसमें सबको, सबका साथ सबका विकास, सब लोगों को ये साथ उठ रहा जुटाना है कि ये जो अपील की गई थी प्रधानमंत्री की ओर से कि किराएदार से किराया ना लिया जाए, ये 1-2 महीने तक चलता। जो मालिक हैं वो अपने जो कामगार हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें सैलरी देते रहे, ये 1-2 महीने चलता। लेकिन अब ये समय बढ़ता जा रहा है। आखिर कितने समय तक वे अपने कर्मचारियों को पैसा देंगे? कब तक किराएदारों का जो किराया है वो माफ किया जाएगा? इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार से विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आप साहूकार बन रहे हैं या लोगों की मदद के लिए उन्हें डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं? जिन जिन विषयों पर, उदाहरणार्थ मार्च एंड तक लोगों को इनकम टैक्स असेसमेंट कराना होता है, सरकार ने उसको 3 महीने एक्सटेंड कर दिया। जो जो लोगों को बैंक के लोन चुकाने होते हैं, उनको 3 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया और इस 3 महीने का उनको कोई पेनल्टी, कोई कंपेंसेशन नहीं लगेगा। जो लोगों के राशन कार्ड भी नहीं है,
उनको बगैर राशन कार्ड तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करके उनको राशन देने की व्यवस्था कर दी। जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं वो राशन कार्ड तो लेके वहां जाते नहीं, और वहां गए तो भी गांव का राशन की दुकान, ये दिल्ली का राशन कार्ड तो वो मंजूर नहीं करेगा। तो वन नेशन वन राशन ये व्यवस्था सरकार ने इंप्लीमेंट कर दी। सरकार ने ईपीएफ में जो पैसा जमा करना होता है एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉई ने, उसमें सरकार ने अपने पर उसका दायित्व लिया और उसका बड़ा हिस्सा सरकार पेमेंट कर रही है। ईपीएफ के अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा इशू करने की भी उनको अनुमति दे दी। तो सरकार अपने स्तर पर जितना मैक्सिमम कर सकती है सरकार कर रही है। केवल कानून से देश नहीं चलता है ना, केवल सरकार ने घोषणा कर दी, समाज का भी उसको सहयोग लगता है, और मुझे लगता है कि समाज भी सहयोग कर रहा है। आपने कहा, इससे मैं सहमत हूं। लोग बगैर कारखाना बंद है, इंडस्ट्री बंद है, कितने दिन लेबर को पेमेंट कर सकते हैं? तो लोगों ने भी सहयोग किया है, लेबर भी सहयोग कर रही है और एम्प्लॉयर भी इस सहयोग के मूड में आए हैं। जब तक ये दोनों का गठबंधन जमेगा नहीं, दोनों का सहयोग नहीं होगा, तो देश की इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती। सरकार ने ये सब बातें फोरकास्ट करके सब ये बातें करी है। ठीक। दूसरी तरफ श्याम जी, सरकार कह रही है कि हमने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में, कि हमने दूसरे देशों की तुलना में पहले ही कदम उठा लिए इस बीमारी से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आखिर केस क्यों इतने बढ़ रहे हैं? 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, उसकी वजह क्या है? लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहीं कोई चूक हुई? ऐसा है, अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। ये सब विश्व में जितने भी देश है, इटली ने, वहां के प्रधानमंत्री ने कह दिया था, भाई किसी भी हालत के लिए आप अभी तैयार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। वहां ताबूतों की खरीदी चल रही है। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है, वहां कैफीन की खरीदी चल रही है। पाकिस्तान ने 80 एकड़ जमीन केवल कब्रिस्तान बनाने के लिए आरक्षित कर दी और वो उसका कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं। ब्रिटेन और रशिया के प्रधानमंत्री खुद क्वारंटाइन हो गए। तो ये ऐसे स्थिति में देश के प्रधानमंत्री आगे आए, दमखम से उन्होंने निर्णय लिया। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी विविधतापूर्ण जो देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, सबको साथ लेने के लिए जो मॉरल धाड़स बनाना चाहिए, एक मॉरल अथॉरिटी के रूप में मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू का आदेश दिया, बाद में लॉकडाउन का किया, बाद में लॉकडाउन बढ़ाते गए, और लोगों को ध्यान में आया ये लॉकडाउन में सरकार की कोई विशेष मंशा नहीं है, सरकार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो जनता के वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये कदम उठा रहे हैं, इसलिए लोगों ने भी साथ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर ये कदम नहीं उठाए होते टाइम पे, और इतना हिम्मत से निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता, तो ये बड़े बड़े देशों से, जहां इकोनॉमी इतनी उनकी स्ट्रांग है, जहां उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, उनके क्या हालात है हम देख रहे हैं। उस हिसाब से भारत को काफी कंट्रोल करने का कोशिश हुई। अब वो तबलीग जमात के कारण वो शुरू में बढ़ गया और आज वो थोड़ा समाज में गया है। पर मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से ये कोरोना वॉरियर्स इस देश में लगे हैं, फिर वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, सरकारी प्रशासन हो, सब लोग जितनी ताकत से लगे हैं और सरकार भी जिस प्रकार से इसको हैंडल कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कम क्षति हमारे देश में होगी और कम से कम क्षति में हम इस संकट को भी बाहर निकल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ योजना बनाई है और अब इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि समय के अनुसार और समय के साथ कदम नहीं उठाए गए इन प्रवासी मजदूरों को लेकर। अब फिलहाल इनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कर उन्हें उनके गांव भेजा जा रहा है, लेकिन अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो संक्रमित हैं। जो ग्रीन एरिया थे वहां पर भी अब संक्रमण फैल रहा है। तो जो प्रवासी मजदूरों को भेजने की पूरी प्रक्रिया है, क्या वो विश्वसनीय है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है कि अगर उन्हें स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो सुनिश्चित करता है कि ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जब अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां उनकी रिपोर्ट बदल जाती है? ऐसा है, देश में इसके पहले आपदाएं आई है, भूकंप हुए हैं, महापूर आए हैं, अलग अलग युद्धजन्य स्थितियां तैयार हुई है। सरकार ने उसका आज तक काम किया, मैनेजमेंट किया, डिजास्टर मैनेजमेंट काम करती है। ऐसा संकट जब आता है, और इस देश को, मुझे पता नहीं कि मेरे जनरेशन में ऐसा इस प्रकार का इतने दिन घर में रहने का संकट कि बाहर जाते नहीं आएगा और घर में हम लॉक हो जाएंगे, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था।
पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया। आज आपके सामने हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। वैसे ही मजदूरों का इतना बड़ा वर्ग अपने देश में है, जो माइग्रेटेड वर्ग मजदूर है, जो गांवों से आए हुए हैं, रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़कर वो शहरों में रहे, अर्बनाइजेशन की अपनी एक समस्याएं हैं, वो सब यहाँ रह रहे हैं। तो सरकार की ये कोशिश थी कि ये सब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होते ही हमारी इंडस्ट्री तुरंत शुरू हो जाएगी और ये लेबर वहां पर काम कर लेगी। पहले दिन से सरकार ने लोगों को कहा सरकार तो अपना काम कर रही है, आप भी इनके रोजी रोटी के लिए, कई वर्ग तो ऐसा है कि जो रोज कमाता है रोज खाता है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। को तो ऐसे छोटे घरों में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार की समस्या है, तो भी समाज आगे आया। समाज ने उनके भोजन की व्यवस्था की, उनको राशन दिया, अन्य 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 एनजीओ आगे आई और अच्छी तरह से ये काम अभी तक चला। पर ऐसा है, वो मजदूर की मनस्थिति में जाकर कोई भी देखेगा तो इस प्रकार के भयावह स्थिति में आखिर, जैसे मोदी जी ने कहा कि जान, पहले उन्होंने कहा था कि जान जरूरी है, देश बचा तो इंडस्ट्री बचेगी, देश बचा तो आगे हम सबकी तरक्की होगी, इसलिए देश बचाना चाहिए, लोग बचाने चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी, ये दोनों के साथ साथ बचाना है। पर ऐसे पीरियड में लोगों की मानसिकता ढल गई और लोगों को एट एनी कास्ट ऐसा लगा कि अरे भाई, ऐसे कितने दिन लोगों से लेकर हम खाएंगे, कितने दिन लोगों से हम ऑब्लाइज हो जाएंगे, और एक बार तो हमें वापस जाना ही है। ऐसा ध्यान में नहीं आता कि ये कब खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री कब फुल प्लेज शुरू हो जाएगी, हमारा दैनंदिन जीवन रूटीन कैसे आ जाएगा। तो एक बार किसी भी आदमी को जब जाने की इच्छा हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंपलसरी। तो भी काफी मजदूरों को रोकने में भी सरकार यशस्वी हुई है। कई इंडस्ट्री के मालिकों ने उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी तो वो लोग गए नहीं है। पर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी लॉकडाउन किसके लिए था? लॉन्ग डिस्टेंसिंग के लिए था। लॉकडाउन क्यों था? कि एक में से संक्रमण ना हो, नजदीक लोग इकट्ठा ना आए, भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए था। इसलिए सरकार ने शुरू में भी जो ट्रेनें भेजी, उस ट्रेन की कैपेसिटी से 1/3 लोग भेजे। प्लेन व्यवस्था तो अभी शुरू नहीं की थी, बसेस अभी तक शुरू नहीं किए थे। सरकार के लिए क्या था? एक आदेश निकालते, बसेस शुरू हो जाती, ट्रेन शुरू हो जाती, पर ये लॉकडाउन का पर्पज ही खत्म हो जाता। श्याम जी, अब तो बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं अपने क्षेत्र जा रहे हैं, तो क्या ये नहीं लग रहा कि कोरोना संक्रमण का ये जो पूरा काल चल रहा है, इसका दूसरा फेज अब शुरू होगा, जब ये मजदूर अपने गांव पहुंचेंगे और ये बीमारी शहरों से गांव जाएगी? सरकार ने सभी राज्यों को पैसा दिया है और ये जाने वाले लोगों की यहां भी टेस्टिंग हो रही है। अगर उसमें कोई डाउट है, संदिग्ध है, तो उसको रोका जा रहा है। फिर वो सबको, अभी कल से भी सभी ये ट्रेनें शुरू हो रही है, बुकिंग शुरू हो गया, काफी बड़े पैमाने पे लोग बुकिंग भी कर रहे हैं। इसके पहले अनइजी, ऐसे अनसिक्योर्ड अवस्था में लोग कुछ पैदल भी निकल गए, कुछ लोग अपनी अपनी व्यवस्था लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है सब राज्यों ने अपने बॉर्डर पर, अपने गांवों के बॉर्डर पर इनका टेस्टिंग की व्यवस्था की है, इनके क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। सबको कंपलसरी क्वारंटाइन करने के लिए वहां आर्थिक प्रावधान किया है। वहां स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, जो भी है उपलब्ध व्यवस्था, सब ताकत से सरकार लगी है। इनको पूरी तरह से क्वारंटाइन करके सरकार अपना काम कर रही है। वैसे गांव के लोग भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे नहीं भाई, हमारे रिश्तेदार तुम होंगे, हमारे गांव के होंगे, पहले आप क्वारंटाइन हो जाओ, आप क्लियर है तो हम आप गांव में आओ, आप बीमारी लेके गांव में नहीं आ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बातों का परिणाम ऐसा होगा कि हम इसको कंट्रोल करने में काफी यशस्वी होंगे। चलिए, अब मैं सरकार के काम के बाद विपक्ष पर आना चाहूंगी। विपक्ष की सलाह और उनकी मदद को आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए जो मदद का हाथ कांग्रेस की तरफ से बढ़ाया गया था, कुछ सलाहें भी पहले दी गई थी, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, ऐसे संकट के समय तो राजनीति किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, फिर दिल्ली के सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो या कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, इस इशू का भी अपने राजनीति के लिए उपयोग करना ये कोई ठीक बात थोड़ी है। जब लोगों को जाने नहीं देना था और पॉलिसी ऐसी थी कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो यहां आनंद विहार में इतनी बड़ी भीड़ कैसे आ गई? किसने ये न्यूज दी? किसने वो लोगों को जाने के लिए प्रवृत्त किया? कौन सी डीटीसी की बसें गई और उन्होंने अपने घर से वहां तक ले जाकर छोड़ दिया? मुझे लगता कि इतना इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार दिल्ली सरकार ने भी किया।
वैसे ही प्रियंका गांधी का व्यवहार मैं देख रहा हूं। अरे भाई, ये सरकार ने जहां जहां राज्यों को बोला कि भाई आप ट्रेन के 85% पैसा केंद्र बेयर कर रहा है, 15% उन राज्यों ने करना है। जिन राज्यों के पास जितना रजिस्ट्रेशन है, आप अपनी ट्रेनें बुक करो और आपके लोगों को ले जाओ। हर राज्य का अपना दायित्व है अपने लोगों को अपने राज्य में ले जाना और उनकी ठीक ठाक व्यवस्था करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। कुछ ना कुछ पैमाने पे इस प्रकार का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दुर्दैव की बात है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, और या वहां ममता जी का वेस्ट बंगाल हो, ये लोगों ने महाराष्ट्र हो, ये लोगों ने कितनी बुक की है और कितनी एग्जीक्यूट की है, आप उनके आंकड़े देख सकते हैं। यूपी ने 500 ट्रेनें आ गई, यूपी में सबसे बड़ा स्टेट है। पर ये जो व्यवस्था की उसको फॉलो ना करके केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोनिया गांधी ने एक बार बयान दे दिया कि हम अपने पार्टी की ओर से ये लेबर की व्यवस्था करेंगे। देश में कहीं 50 भी लेबर कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से कहीं पहुंचाई है, ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं है। और यह देखिए, 1000 बसें हम देंगे, भाई देंगे तो उनके नंबर मांगे, क्योंकि जिन लोगों को भेजना है। इस पर तो उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी की सरकार नहीं है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां से तो प्रवासी मजदूर जाते हैं और जाते हैं एमपी में, यूपी में, जहां बीजेपी की सरकार है। नहीं, ऐसा है ना, वो लेबर जहां से आई है वहां वो जाएगी। वहां जाने का काम उस सरकार का है और केंद्र सरकार उसमें 85% मदद कर रही है। अब ये राजनीति कौन सी हो गई? 1000 बसों की आप लिस्ट मांगी है और आप उसमें की देते हो, स्कूटर के और नंबर देते हो, एम्बुलेंस के देते हैं। अरे ये मजाक नहीं है क्या? वो माइग्रेटेड लेबर का, यानी राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये 6 पहिया गाड़ी भेजने वाली थी उनकी बेटी, और 3 पहिए का ऑटो वहां पहुंचता है। तो लोगों में इसका निराशा है, हताशा है। ये कौन सा रिस्पॉन्सिबल व्यवहार है? इसके पहले भी जब देश पर संकट आया, हम तो सत्ता में नहीं थे, अटल जी जब देश के विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ की थी पब्लिकली। जब नरसिंह राव सरकार थी तो अटल जी को भेजा था पाकिस्तान में इस देश का प्रतिनिधित्व करने, तो वहां उन्होंने देश की तारीफ की। वहां के लोगों ने पूछा, अटल जी आप तो विपक्ष के नेता है, इतने घणाघाती भाषण करते हो पार्लियामेंट में, और यहां तो आप सरकार की तारीफ कर रहे हो। अटल जी ने बोला, मैं मेरे विपक्ष के नेता के रूप में नहीं आया हूं, मैं मेरे देश को प्रतिनिधित्व करने आया हूं। वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है, हम 100 और 5 अलग अलग नहीं है। मैं इस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह होती है की राजनीति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुर्दैव की बात है, ममता जी ने भी जिस प्रकार के हल्के बयान दिए, सोनिया जी ने पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा। अरे ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? कब कर रहे हैं? जब देश संकट से गुजर रहा है, लोगों का मॉरल बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ानी है, और अपना कंट्रीब्यूशन एक नया पैसा नहीं देंगे। जो जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके टीवी के माध्यम से चर्चा में आए, लोगों ने उनको पूछा, चलो पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने का आपका भी अधिकार है, आपने अपना कितना रुपया इसमें दिया? अरे भाई, सरकार 100 रुपया भी लेने को तैयार है, आप 1 रुपया रिविजन नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे और सरकार का मॉरल खच्ची करेंगे, देश की जनता को चीट करेंगे। इससे राजनीति देश में लंबे समय नहीं चल सकती। चलिए श्याम जी, आखिरी समय है, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी अब यही कहा जा रहा है कि ये कोरोना की मौजूदगी में ही अब आगे हमें जीना होगा, तो आखिर कैसे बदलाव आप देखते हैं भविष्य के लिए, और किस तरह का लाइफस्टाइल हो सकता है अब आगे आने वाले दिनों में लोगों का? एक भी मास्क नहीं बनता था, यहां मास्क बनने लगे। वेंटिलेटर का एक भी कारखाना नहीं था, बाहर से आते थे, या वेंटिलेटर के कारखाने शुरू हो गए। ये भारत की आत्मनिर्भरता है। शुरू में जो आपने पूछा कि डायरेक्ट लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, पैसा तो जितना आवश्यक है उतना तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ देश आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। लोगों की निराशा हो रही है। अमेरिका के 200 प्लांट्स जो चाइना में काम कर रहे थे, सब लोगों ने अपना समेट लिया है। वो भारत को एक अपना प्रस्तावित आगे आने वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर हब के रूप में देख रहा है। इतना बड़ा बाजार हमारे पास है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जापान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास लेबर नहीं है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास लोक संख्या है, टैलेंट है, हमारे पास पानी है, हमारे पास जमीन है। हम लोगों को ये दे सकते हैं सुविधा, और भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। इस दौरान भारत ने 125 देशों को दी है इससे, और 1 रुपया भी लिया नहीं है कोई विदेशों से। अपने प्लेन से जाकर अपने देश को जितनी दवा आवश्यक थी वो रखकर हमने सब देशों को दी। इसका भी बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे संकट के समय ग्लोबल इकोनॉमी जब चेंज हो रही है, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टेप उठाए, इससे भारत की विश्वासार्हता बढ़ी है।
क्रेडिबिलिटी, भारत एक नया दालन खुल रहा है, नए इन्वेस्टमेंट यहां आएगी, नया रोजगार होगा और ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भी होगी। गांव में जो लोग गए हैं सब राज्यों को कहा कि ये जो लेबर आई है वो तुरंत अभी शहर में नहीं आएगी, उनको अपने गांव में उनको रोजगार मिलने के लिए क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना, लोगों को उसी और हम डेवलप कर सकते हैं, उन्हीं और डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये कोरोना के साथ जीने का हमें अपनी आदत भी बनानी पड़ेगी। जब तक अनिवार्य नहीं है हम बाहर नहीं जाएंगे। सोशल गैदरिंग, ये देश सोशल है, आदमी बच्चे का बर्थडे भी हुआ तो भी, शादी है तो भी, और अंत्य संस्कार है तो भी यहां भीड़ जाती है, यहां लोग जाते हैं। विदेशों में लोग दिखते नहीं है, फोन से काम चलता था आज तक। पर यह देश सामाजिक देश है, धार्मिक देश है, सामाजिक गतिविधि चलती थी, राजनीतिक गतिविधि चलती थी। अब रैलीज नहीं होने वाली, अब इस प्रकार की मीटिंगें नहीं हो रही है। हम भी प्रवास करके आते थे, अब हम कर रहे हैं, हम भी घूम के आते थे, अब हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे समाज ये सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा। स्कूलों में ई लर्निंग शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा ई टेक्नोलॉजी उपयोग करके कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या रैलियां फ्रॉम होम होंगी, धरने फ्रॉम होम होंगे? क्या ये होगा राजनीति में भी भविष्य? मुझे कहने में बड़ा अभिमान है, दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ये बदले हुए स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया। हमने आज तक इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर ली, इतने वेबिनार किए हैं, हमारा बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक अब इससे वाकिफ हो गया है, इससे परिचित हो गया है। हाँ, प्रत्यक्ष मिलकर जो बात करने का जो आनंद था, जो हंसना, खिलखिलाना, मीटिंगें करना, वो अभी नहीं मिल रहा है। पर उनके तक संपर्क करना, उनको मैसेज देना, उनको मोटिवेट करना और उनको एक्टिवेट करना, ये सब हमने काम किया। हमारे केडर ने रास्ते पे उतर के जितना सेवा कार्य किया, राशन वितरण का काम किया, माइग्रेटेड लेबर जितने पैदल जाने वाले थे उनकी जगह जगह पे व्यवस्था की, इसलिए लोग पहुंचे। नहीं तो पैदल पहुंचने वाले लोग कैसे पहुंच सकते थे? ये मानवता के आधार पे हमारे पार्टी ने किया है। उसके साथ साथ पीएम केयर्स फंड में भी आज तक देश में कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर इतना पैसा नहीं हुआ था। इतना पैसा ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है, इस देश की मानवीयता है, संवेदनशीलता है। श्याम जाजू जी, आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, जिन्होंने सरकार की तैयारियां और आगे आने वाली चुनौतियों पर भी पूरी तरह से गाइडलाइन बनाने और उस पर काम शुरू करने की बात कही है। साथ ही विपक्ष की मंशा पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। इसी तरह से और भी हस्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आप जनसत्य न्यूज की और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।